हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए हम कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, जो कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है उस पर। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट टेलीग्राम एंड सारे पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू ऑल join this for your better preparation. Thank you. चैप्टर है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। सो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले भाषा के बारे में देखते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जिसने अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए कुछ सार्थक ध्वनियों प्रतीकों को अपनाया है, और ये ध्वनियाँ और ये प्रतीक ही क्या कहलाती है, भाषा बाद में कहलाए। भाषा जो है वो व्यक्तित्व के जीवन की अमूल्य निधि है और इसका प्रयोग करके वह अपनी सुविधा के अनुसार करता है। अब लगातार प्रयोग होते रहे हैं और इनके कारण क्या हुआ है, भाषा जो है वो स्थिर नहीं रही बल्कि परिवर्तनशील होती जा रही है और बनी रही है। व्यक्ति विशेष का प्रभाव भी उस पर पड़ता दिखाई देता है। सेम वर्ड्स को अलग अलग व्यक्ति भी अलग अलग प्रकार से उच्चारित करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि भाषा सदा ही विकासोन्मुख और अर्जनशील रही है, मतलब उसका विकास होते रहा है, वहीं वो दूसरी चीज़ें अपने में अर्जन करती रही है और इस प्रकार से विकास होता रहा है। अब विकास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, कभी वृद्धि हुई, कभी ह्रास हुआ और इस प्रकार से भाषा का निर्माण हुआ। भाषा के बनते बिगड़ते स्वरूप की वजह से भाषा की जैसे कई जगह पे भाषा अशुद्ध हुई। अब इसे शुद्ध बनाए रखने के लिए एक रूपता का निर्धारण किया गया और कुछ नियम बनाए गए। इन्हीं नियम को आज हम व्याकरण कहते हैं। मतलब व्याकरण जो है वो एक तरह का शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध रूप बताता है, फिर वो लिखने वाला हो या बोलने वाला, दोनों के नियम का ज्ञान कराने का कार्य व्याकरण करता है। वहीं हम देखते हैं डॉक्टर स्वीट ने कहा है कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर जो है वो विज्ञान है। वहीं डॉक्टर जेगर कहते हैं कि प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। तो ये थी भाषा और व्याकरण के बारे में। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिकाएं हैं। तो भाषा एक परिवर्तनशील है, विकासशील है, ये तो हम जानते ही हैं। इस साथ ही साथ भाषा का विकास तो हो रहा है लेकिन उसका नियंत्रण भी करना ज़रूरी है, और ये नियंत्रण कार्य करता है व्याकरण। व्याकरण जो है वो भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है और भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने और उसकी जो विकृतियाँ ना हों, इन चीज़ों से बचाता है। व्याकरण जो है वो भाषा का सहचर है, साथ में इसके चलता रहता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है और भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए और उसके सर्वमान्य रूप को सीखना, ये सब चीज़ें करने के लिए, सर्वमान्य रूप को जानने के लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। विद्यार्थी क्या करते हैं, मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका व्याकरण के नियमों से हमें परिचित कराना भी ज़रूरी है ताकि उन्हें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूपों का पता लगे। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। अब कुछ उद्देश्य है जिसकी वजह से व्याकरण शिक्षण को लिया गया है। जैसे कि सबसे पहला है कि बच्चों को या छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना। वहीं दूसरा है कि भाषा संबंधी नियमों से अवगत कराना ताकि बच्चे शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सीख सकें। वहीं व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचनात्मक और सृजनात्मकता का भी विकास कर सकते हैं। साथ ही छात्रों को ध्वनियों के मध्य सूक्ष्म अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्तियाँ या शुद्ध वर्तनी, ये सब का ज्ञान भी हम व्याकरण के जरिए बता सकते हैं। छात्रों को शब्द सुक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारी चीज़ें प्रसंगानुकूल अर्थ निकालना, उनका स्वराघात, बालाघात, इन सब के अनुसार
अर्थ बोध कराना, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं। साथ ही छात्रों में भाषा के गुण दोष परखने की रुचि उत्पन्न कराना, नवीन भाषा को सीखने में सहायता प्रदान करना, वहीं भाषा की प्रकृति कैसे बनी है, कैसे उसका गठन हुआ है और क्या क्या उसमें विकास हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी व्याकरण के जरिए हम उन्हें बता सकते हैं। भाषिक तत्वों की संरचनाओं का उन्हें ज्ञान दे सकते हैं और उनकी जो चारों कौशल है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, इन सभी का विकास भी इन चीज़ों के ज़रिए होता है। भाषा की अशुद्धता की क्षमता को पहचानने की योग्यता उनमें विकसित की जाए ताकि मौखिक अभिव्यक्ति उनमें और अच्छे से हो जाए, सर्वमान्य भाषा के रूप में हो और वो सब जगह शुद्ध चीज़ें उपयोग कर सकें। नेक्स्ट है व्याकरण की शिक्षण विधि। अब व्याकरण तो है, पर उसे किस तरह से पढ़ाया जाए बच्चों को ताकि वो और अच्छे से चीज़ें सीख सकें। तो सबसे पहले विधि होती है निगमन विधि, और निगमन विधि के अंतर्गत ही दो और विधियाँ आती है, सूत्र विधि और पुस्तक विधि। सबसे पहले निगमन विधि जो है वो व्याकरण शिक्षण की एक बहुत पुराने समय से चली आ रही विधि है। इस विधि में विद्यार्थियों को सबसे पहले व्याकरण के नियम कंठस्थ याद करवा दिए जाते हैं, उसके बाद उन्हें उदाहरण देकर उनके व्यावहारिक प्रयोग के हिसाब से उन्हें चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट हमने देखी थी सूत्र विधि। तो सूत्र विधि में कुछ सूत्र बता दिए जाते हैं और उन्हें वो पहले शिक्षार्थी कंठस्थ करते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम उन्हें एग्जाम्पल देते हैं। वहीं पुस्तक विधि में मेन जो है वो पुस्तक है, इसलिए इसे पुस्तक विधि नाम दिया गया है। सभी नियम जो है वो जो जो उन्हें याद कराने हैं वो सारे एक पुस्तक में रहते हैं, वो उन्हें दे दी जाती है, छात्र नियमों को याद करते हैं एंड फिर बाद में उन्हें उसके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। अब अधिकांश विद्वान जो हैं उन्होंने इसे अमनोवैज्ञानिक और अरुचिकर माना है, क्योंकि पहले बच्चे को समझाया नहीं जाता है, डायरेक्ट उन्हें याद कराया जाता है, तो ये थोड़ा अरुचिकर होता है। और इस प्रणाली में चिंतन, निरीक्षण, नियमीकरण, ये किसी भी चीज़ को के अवसर नहीं मिलते, इसलिए इस विधि को थोड़ा अमनोवैज्ञानिक कहा गया है। नेक्स्ट हमारी आती है आगमन विधि। आगमन विधि में इसी का अपोजिट होता है कि पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें सिद्धांतों तक पहुंचाया जाता है। तो उदाहरण से बच्चे धीरे धीरे खुद से ही ऑब्जर्व करके, इवैल्यूएट करके उन चीज़ों तक पहुंचते हैं, सिद्धांतों तक पहुंचते हैं। अब इसके 4 पद होते हैं आगमन विधि के। पहला है उदाहरण, फिर निरीक्षण, फिर सामान्यकरण और परीक्षण। उदाहरण में सबसे पहले बच्चों के सामने कई प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर छात्र इन उदाहरणों को देखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, इनका निरीक्षण करते हैं और जो इनमें समानता है उसे प्राप्त करते हैं, और ये है सेकंड निरीक्षण में आता है। वहीं अब उन्होंने निरीक्षण करा और उन सब में सामान्यता क्या थी और जो सामान्यता वो निकाल के बताते हैं, उसी को हम एक नियम के रूप में, या नियम जो है वहाँ तक उन बच्चों को वहाँ तक निरीक्षण करते करते ले जा पाते हैं। लास्ट है परीक्षण। तो निकाले गए नियमों की सत्यता कैसी है, उन्हें किस प्रकार से परीक्षण करना है, ये सारी चीज़ें परीक्षण में आती हैं। अब यह विधि सरस है, रुचिकर है, क्योंकि इसमें पहले विद्यार्थी खुद ही जो है करके सीखता है और उसका मानसिक विकास भी होता है, और जिस करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, इसलिए इसे और ज़्यादा अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है भाषा संसर्ग विधि। तो यह विधि जो है वो उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हमें इसे उच्च माध्यमिक स्तर पर यूज़ करना चाहिए। इसमें भाषा पर अधिकार रखने वाले कतिपय लेखकों की कृतियों को पढ़ाया जाता है, जिससे छात्र भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। लेकिन ये अपने आप में कोई भी भाषा पूर्ण नहीं होती है, तो इस तरह से ये भाषा भी पूर्ण नहीं है। इस भाषा में, या मतलब इस विधि में हमें कुछ 4 तथ्य हैं, 4 बातें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला ये कि केवल व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा ही दी जा सकती है। नियमित व्याकरण पढ़ाने के लिए हमें उन्हें आगमन विधि का सहारा लेना पड़ता है। इस विधि से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देने में अधिक से अधिक समय लगता है। और तीसरा है कि शुद्ध एवं अशुद्ध विवेचन करने का कोई आधार न होने के कारण शुद्धता में कमी भी कई बार आ जाती है। चौथा है बिना विवेचन के आत्मविश्वास नहीं होता, और आत्मविश्वास के अभाव में भाषा पर अधिकार करने की कल्पना सार्थक नहीं हो पाती। इसलिए हम कहते हैं, अतः व्याकरण शिक्षण की यह विधि अपने आप में पूर्ण न होने के कारण ये दूसरी विधियों पर भी आश्रित या निर्भर होती है। नेक्स्ट है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में हम
इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण जो है वो निकलवाए जाते हैं। बच्चों से ही ये सारा काम कराया जाता है। इसके बाद उसका अभ्यास उनसे और ज़्यादा करवाते हैं, जिसमें शिक्षण के दौरान इन सोपानों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुलना करवाना, विश्लेषण करवाना, नियमीकरण करवाना, निष्कर्ष निकलवाना, प्रयोग और अभ्यास करवाना। इन चीज़ों से धीरे धीरे बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है सहसंबंध विधि। तो इस विधि का प्रयोग शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण, इस टाइप के शिक्षण के समय किया जाता है। व्याकरण शिक्षण की कोई पृथक विधि नहीं है, लेकिन इसमें गद्य रचना के अभ्यास के दौरान आए व्याकरण के नियमों की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। तो यह विधि बिना व्याकरण नियमों का ज्ञान कराए सीधे हम भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान करते हैं, कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा आप करिए। और ऐसे लेखक जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार है, उनसे बालकों को वार्तालाप करने के अवसर प्रदान करते हैं, ताकि वो उन्हें देखकर उनका अनुकरण करें। प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त है, पर आगे ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए ये उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है समवाय विधि। तो इस विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका मत है कि व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से न देकर साहित्य का या प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाओं का, इनका सहारा लिया जाए। इसके अंतर्गत मौखिक लिखित कार्य कराते समय, गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय, रचना कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाए। मतलब पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई चीज़ आ रही है या कोई नियम वहाँ पे फिट हो रहा है तो उन्हें वो चीज़ें समझाते जाएं। तो इस प्रकार से हम समवाय की तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी खेल विधि। तो इस विधि में एक कोई खेल का चयन किया जाता है जो कि उस नियम को समझाने में सहायक हो। तो पहले उन्हें खेल खिलाए जाते हैं और खेल खेल के ज़रिए उन्हें नियम बताए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चे, चूँकि व्याकरण सीखना बच्चों को नीरसता लगता है, तो खेल के माध्यम से बच्चे चीज़ों को और अच्छे से सीखेंगे और खेल खेल में चीज़ें सहजता से सीख लेंगे। नेक्स्ट है व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि। अब भाषा शिक्षक द्वारा रोचक और आकर्षक विधि का प्रयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि, वर्तनी, वचन, शब्द, लिंग, क्रिया, काल, इन सब चीज़ों से संबंधित विकारों को हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके जो कुछ सोपान होते हैं व्यवहारिक विधि के, तो इसमें हम उदाहरण, प्रश्नोत्तर, नियमीकरण, ये सब करके बच्चों को और अच्छे से चीज़ें सिखा सकते हैं। वहीं लास्ट है हमारी विश्लेषणात्मक विधि। तो इस विधि में शिक्षक जो है आगमन विधि की तरह ही बच्चों को व्याकरण पढ़ाते हैं, पहले उदाहरण देते हैं, फिर उन्हें ही विचार विमर्श करने को देते हैं कि आप सोचिए इसमें क्या हो रहा है। उसके बाद उन्हीं के बच्चों के विचार विमर्श के तहत ही उनसे धीरे धीरे नियम निकलवाए जाते हैं, और इस प्रकार इन नियमों पर निगमन विधि की भांति ही विश्लेषणात्मक अध्ययन भी किया जाता है। इसके बाद विद्यार्थी परीक्षण के लिए नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, फिर उन्हें फिर से उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि द्वारा छात्रों में व्याकरण के नियमों को जानने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि सारा काम वो खुद करते हैं, और व्याकरण शिक्षण के लिए इस विधि को सर्वोत्तम विधि माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे व्याकरण शिक्षण की प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया 3 भाग में होती है। सबसे पहले पूर्व ज्ञान। तो जैसे कि अगर हमें सर्वनाम पढ़ाना है तो सर्वनाम के पहले बच्चों को संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए, तो उनसे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या उनसे पूछ सकते हैं कि आपको अच्छा इसके बारे में क्या क्या पता है। इस प्रकार से पहले उनका पूर्व ज्ञान देखना पड़ता है, फिर प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम प्रश्नों का विकास कराएंगे और कुछ उनके सामने प्रस्तावना प्रश्न रखेंगे, या प्रश्न पूछने के बाद अपनी तरफ से कुछ प्रस्तावना में रखेंगे। देश है उद्देश्य कथन। तो समस्यात्मक प्रश्न, प्रस्तावना में कुछ तो भी समस्यात्मक प्रश्न आएंगे ही, और इस समस्यात्मक प्रश्न को ही हम मुख्य प्रकरण के रूप में संबोधित करते हैं, और उद्देश्य कथन बोले जाते हैं, जो कि संक्षिप्त होते हैं और सारगर्भित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के उपाय। अभी तो हमने देखा कि व्याकरण कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता, रुचिकर नहीं है, पर उसको रुचिकर किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो बोलचाल और लिखित भाषा में जिन नियमों का प्रयोग होता है उन्हें व्यवहारिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं नियमों को सूक्ष्म विवेचन नियमित व्याकरण कहलाता है। अब हम क्या कर सकते हैं इन्हें ठीक से करने के लिए। तो व्याकरण की जो पाठचर्या है
जो कि छात्रों के स्तरानुकूल बनाए। सबसे पहले प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा ही दे सिर्फ। फिर हम व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जा सकती है, जो मैंने भाषा संसर्ग विधि आपको पहले बताई है, उसके ज़रिए हम उन्हें बता सकते हैं। फिर भाषा संबंधित ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके सामने उत्तरोत्तर कठिन रचनाएं, इस प्रकार की चीज़ें हम प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही व्याकरण शिक्षण को दृश्य, श्रव्य या शिक्षक सहायक सामग्री, इन चीज़ों का प्रयोग करके और रुचिकर बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं। फिर छात्रों को नियम व परिभाषाएं कंठस्थ न करवाकर उन्हें व्यवहारिक ज्ञान दें, उन्हें खुद से परिभाषाएं बनाने दें कि वो किस प्रकार से इन्हें परिभाषित करते हैं, वो उन्हें सिखाएं। साथ में सिखाए गए नियमों का हम अभ्यास करा सकते हैं रोचक तरीकों से, रिक्त स्थान देकर, वाक्य निर्माण देकर, वचन परिवर्तन देकर या लिंग परिवर्तन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इन चीज़ों से हम भाषा को, व्याकरण को और सरल और सरस बना सकते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व होता है। तो व्याकरण जो है वो बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक होती है, वहीं शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास कराने में भी सहायक होती है। इससे बालकों की अभिवृत्ति में स्पष्टता आती है और बालकों में सृजनात्मकता का विकास भी होता है। साथ में हम देखते हैं कि बालकों में ऐसी क्षमता का विकास होता है जिससे कि वे पूछे गए प्रश्नों का प्रवाहपूर्वक रूप से आंसर दे सकें। यह बालकों को साधारण वार्तालाप, मतलब जो वो जनरल बातें करते हैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, तो उस समय भी वो शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं और यह भाषा जो है वो भाषण संबंधी अभिव्यक्ति का भी विकास करती है। साथ में बच्चे लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ऐसी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में भी प्रयोग करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। अब लेखन कौशल में किस प्रकार से व्याकरण मदद करती है। पढ़ी हुई या सुनी हुई बातों को शुद्ध वर्तनी में लिखा जा सकता है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीख जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव जैसे शब्दों के बारे में वो सीखते हैं और ये चीज़ें जो है वो उन्हें लेखन कौशल में सहायक होती है। बच्चों के विभिन्न संदर्भ में शब्दों की समझ पैदा होती है, वहीं लेखन शैली में वो मुहावरों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, इससे भी उनकी लेखन शैली अच्छी होती जाती है। साथ में गद्य पद्य में क्या अंतर है ये समझ में आता है और इनसे भी उनका कुछ विकास होता जाता है। सो ये था हमारा चैप्टर, यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए। टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।